हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो बालकों, अब बारी आ चुकी है पीवाईक्यू करने की और आज अपन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो वाले जो भैया बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रखते हैं। पिछले 5 साल के पेपरों को उठाकर उनमें से जो क्वेश्चन रिपीट हुए उनको प्रायोरिटाइज करके तुम्हारे लिए लेके आऊं भाई लोगों मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट पीवाईक्यू। यानी कि इस एक वीडियो में मेरे साथ बैठ जाना और तुम लोगों की मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम जो सोचते हैं ना भाई इसमें बड़ा आएगा क्वेश्चन, इसमें छोटा आएगा, अपोजिट चलता है। नेशनल इनकम का बड़ा क्वेश्चन नहीं, आजकल छोटे क्वेश्चन आने लग गए। तो चलिए अपनी कुर्सी की भी डिमांड लो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आने वाले हैं। और एक चीज याद रखना, पेपर वाले दिन सुबह 6 बजे अपना गेस्ट पेपर एज यूजुअल आ रहा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके नोटिफाई में कर लेना, क्योंकि उसके बिना नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन। इन चारों में से सही इक्वेशन का अपने को पता लगाना है। पहली इक्वेशन क्या है? जीडीपीएमपी इज इक्वल टू एनएनपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है। तो देखो यहां से यहां पहुंचने के लिए नेट से ग्रॉस के लिए तो प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है, ये बात तो सही है। प्लस एन से डी पे भी पहुंचना पड़ेगा, एफ से एमपी पे भी पहुंचना पड़ेगा, उसकी इक्वेशन यहां नहीं है तो ये तो गलत है। ठीक है, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू एनएनपीएफसी प्लस एनआईटी। दोनों में फर्क क्या है? ये नहीं, नेशनल से डोमेस्टिक तक पहुंचने के लिए तो एनएफआईए होता है, तो ये भी गलत है। जीडीपीएमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए इज इक्वल टू जीएनपीएमपी, ये सही है। जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू जीएनपीएमपी, सही है। डोमेस्टिक से नेशनल के लिए एनएफआईए को ऐड करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी सी। देखे, बिल्कुल सही बात है। जीएनपीएमपी इक्वल टू जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए, फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1 कहता है इकोनॉमिक टेरिटरी एंड पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ द नेशन आर वन एंड सेम थिंग। इकोनॉमिक टेरिटरी एंड पॉलिटिकल टेरिटरी जो है वो दोनों एक ही बात है। भैया कब से होने लग गई है, चलो ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? स्टेटमेंट 2 भैया कह रहा है हम लोगों को कि अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी। देखो सोच समझ के बात करो, क्या है? अमेरिकन एम्बेसी इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाँ भैया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया है। तो एक चीज क्लियरली हमें दिख रही है। तो पहले बात करें तो देखो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। दोनों की दोनों जो है गलत है। इकोनॉमिक टेरिटरी और पॉलिटिकल टेरिटरी जो है ये दोनों अलग बात है, ठीक है। वो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिकन एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं आएगी, वो वहीं की में आ रही होगी। समझ में आ गया? क्लियर है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। देखो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से किसको भारत का नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में हम कंसिडर नहीं कर रहे होंगे? सोच समझ के जो है अपना जवाब दे रहे होंगे। हाँ भैया, इनमें से किसको हम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं मानेंगे? पहला, इंडियन सिटीजन वर्किंग इन यूएस एम्बेसी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, सही है। एन इंडियन ऑफिसर वर्किंग इंडियन एम्बेसी इन चाइना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन एम्बेसी है चलेगा। एंड इंडियन डिप्लोमेट विजिटिंग, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है क्योंकि 1 साल से कम ही होता है। इंडियन वर्कर इन एन अमेरिकन कंपनी लोकेटेड इन न्यूयॉर्क फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, ये लो भैया। करेक्ट आंसर होगा आपका डी, ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। देखे, अरे कहां गया? बिल्कुल सही जवाब, डी इज द करेक्ट आंसर। चौथा सवाल, द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज, यानी कि एनएनपीएमपी और एनएनपीएफसी के बीच में डिफरेंस जो है वो किस चीज का होता है सर? वो डिफरेंस सिंपल सी बात है सर, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट के बीच में डिफरेंस होता है एनआईटी का नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ए इज द करेक्ट आंसर। तो सही जवाब वो क्या है? ए है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया? तो ये कुछ एमसीक्यू है जो चैप्टर से रिलेटेड तुम्हारे से पूछे गए थे। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ध्यान रखना, काफी ज्यादा काम के हैं। चलिए अगला सवाल।
तो अब थोड़े बड़े सवाल देखते हैं। अब देखो ये जो सवाल हम पिक करके लाए हैं ना, ये ऐसे हैं जिनके आंसर आपको शायद बनाने पड़ जाए, या आपको डायरेक्टली किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे। हाँ, अपनी वाली हेल्प बुक है तो मेजरली क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, बट स्टिल ऐसे सवाल है जिनके आंसर तुम्हें डेवलप करने पड़ेंगे। तो देखते हैं तुम कितना डेवलप कर पाते हो। मैं थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा कि कैसे डेवलप आपको करना है। नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? सपोर्ट योर आंसर विद द वैलिड रीजन। नेशनल इनकम जो है वो हमेशा डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा होती है, यानी कि NNPFC इज ऑलवेज ग्रेटर देन NDPFC। यस और नो? पहले तो ये बताओ। तो भाई सिंपल सा जवाब है। पहले तो देखो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। इनके बीच में होता है डिफरेंस हमेशा NFIA का। ठीक है, अगर फॉर्मूले की बात करें तो NNPFC इज इक्वल टू NDPFC प्लस NFIA होता है। ठीक है, तो अगर हमारा इफ NFIA इज पॉजिटिव, इफ NFIA इज पॉजिटिव, तो ये हमेशा बड़ा होगा। पर अपन ने पढ़ा है कि NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की जो आप एक्सप्लेनेशन दोगे उसमें जो मेन एलिमेंट होगा वो होगा आपका NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको बेस बनाते हुए अपने को एक्सप्लेनेशन इसकी देनी है। चलो चेक करते क्या है, देख लो। नो, NFIA is the component which depicts the difference between national income and domestic income। NFIA ही है जो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच के डिफरेंस को डिपिक्ट करता है। ठीक है, नेशनल इनकम कैन बी लेस देन डोमेस्टिक इनकम इन केस ऑफ नेगेटिव NFIA व्हेन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, ये थोड़ी छोटी एक्सप्लेनेशन है। हमने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो आपको ये समझाने को दी है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको किस पॉइंट पे बात करनी है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, हम पूरी राम कहानी लिखे आते हैं, देखो ये ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा कर रहा था। नहीं, तुम्हारा आंसर बिल्कुल NFIA पे होना चाहिए। जो टीचर आपको नंबर देगा वो एक इसके देगा और दूसरा नंबर इसके देगा, और किसी चीज के नंबर आपको नहीं मिलने वाले बोर्ड एग्जाम। समझ में आ गया? तो बस यही दो चीजें। नो, नहीं होता भैया, हमेशा जरूरी नहीं है कि ज्यादा हो। कब ज्यादा नहीं होगा? जब हमारा NFIA नेगेटिव हो जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो अगला सवाल। इन द एस्टिमेशन ऑफ GDP यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, फोकस लाइज ओनली ऑन एक्सपेंडिचर बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। डू यू एग्री? हाँ भैया, वापस एग्री का क्वेश्चन, CBSE 2024। क्वेश्चन क्या है वापस समझेंगे। इन द एस्टिमेशन ऑफ GDP, जब हम GDP कैलकुलेट करते हैं तब यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, तो चार चीजें होती है उसमें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। इन्होंने क्या बोला है? फोकस लाइज ओनली ऑन द एक्सपेंडिचर बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। हमारा जो फोकस है वो हमेशा लाई करता है किसमें? रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, यानी भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं सिर्फ उन पे ही हमेशा हमारा फोकस लाई करता है। क्या ये सही बात है? से यस और नो। हाँ भैया, क्या ये सही बात है? इससे यस और नो। तो भैया हम बोलेंगे कि नहीं साहब, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट की भी बात जो है कही गई है। तो नेट एक्सपोर्ट तो जो बाहर के लोगों का भी होता है और बाहर से जो इंपोर्ट है उसको भी कंसिडर कर रहे होते हैं। तो नो, दिस इज बिकॉज GDP बाय एक्सपेंडिचर मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द एग्रीगेट स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी वेदर इनकर्ड बाय द रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत के अंदर रह के आपने वो खर्चा किया, आप भारत के रेजिडेंट हो या नहीं हो, आपने अगर फाइनल गुड्स पे खर्चा किया है तो वो काउंट यहां पर किया जा रहा होगा, चाहे कोई सा भी मेथड आप इस्तेमाल कर लो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जिनके आंसर हमसे बनते नहीं है। अभी पिछले दिन पहले हमने एक पोल रखा था कि इको में प्रॉब्लम क्या है, तो मेजॉरिटी लोगों का सिर्फ एक ही जवाब था कि सर हम जब क्वेश्चन देखते हैं तो हमें उसका आंसर नहीं बन पाता है। तो देखो ये तुम्हारी प्रॉब्लम यहां सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल। न्यूमेरिकल, ऑन द बेसिस ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी एस्टिमेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अपने क्या निकालना है? NDPFC कैलकुलेट आपको करना है। चलो कोई बात नहीं है,
क्या क्या है देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, अपने दिमाग में दो तीन चीजें होनी चाहिए। पहला, क्या नेशनल इनकम फॉर्मूला लगेगा? दूसरा, अगर लगेगा तो कैसे लगेगा, कौन सा लगेगा? ठीक है, देखो सबसे पहले हमें है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपोर्ट भी दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी दे रखा है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी दे रखा है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है, ठीक है, और इंपोर्ट भी दे रखा है। तुमको सब कुछ ही दे रखा है भाई, तुमको सब कुछ दे रखा है। तो क्या करना है, एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करो, अभी जो किया था। एक्सपेंडिचर मेथड से आता है जीडीपी एमपी। कैसे निकालते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में नहीं बड़ा लिखना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको मैं पूरा लिख रहा हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन जो यहां चाहिए वही ढूंढेंगे अपन, 470, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 320, ये डायरेक्टली नहीं गिवन है तो इसके दो टुकड़े होते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, या जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसको भी ब्रैकेट में लिखो, जब तक एक वैल्यू पे नहीं आते ब्रैकेट पे लिखाता हूं, 097 790 729, ठीक है। हाँ भाई, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना है -40 बोल रहा है, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कितने बता रहा है 50 रुपए के, और इंपोर्ट कितने हैं 60 रुपए के, ठीक है। 90 प्लस एक 200 माइनस 40 160, ब्रैकेट जैसे ही एक नंबर पे आया ब्रैकेट हट गया, -10, तो 790 प्लस 150, तो 800 प्लस 140 940, ये क्या आ गया जीडीपी एमपी। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, बाकी अपने को कैलकुलेट करना है एनडीपी एफसी। कैसे करेंगे, जीडीपी एमपी, हाँ ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम, मार्केट प्राइस से वेक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। हाँ भैया कितना है 940 माइनस डेप्रिसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 35 रुपए, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स बने, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50 रुपए है। एनएफआई क्यों दिया तूने मेरे को, जरूरत ही नहीं मेरे को, एनडीपी फिर निकाला ना, हाँ ठीक है, फिर क्यों दिया। कितना है एनआईटी 50 रुपए, हाँ भाई, हाँ 50 हो गया, ये 800 940 माइनस 85 रुपए, 5 कितना होगा 14 13 5 855, ये आ गया आपका एनडीपी एफसी। ठीक है, एक बार चेक करते हैं कि भैया आंसर क्या गिवन है, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, पहले देखते हैं। ठीक है, तो मेरी एक्सप्लेनेशन हो गई, हाँ क्या बात है 855 करोड़, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली गिवन है पर आपको डायरेक्टली लिखने की जरूरत नहीं है, हमने थोड़ा शॉर्ट करके दिया है आपको, बाकी प्रॉपर आंसर आपका कुछ इसी प्रकार से आएगा, ये इसके नीचे लिख देना। ठीक है, बहुत सिंपल था। आगे करोड़ है क्या इसमें, करोड़ होगा तो सही, बस यहाँ पे शायद हमने लिखना भूल गए, तो 855 आ रहा है। आप चाहे तो उसको ब्रैकेट में बना के लिख लो, ताकि टीचर की पहली नजर यहाँ पे चली जाएगी, सही आंसर है तो पूरे नंबर आपको दे देगा। ठीक है जी, समझ में आ गया, सिंपल है, कितना आसान है। ऐसे 12वीं के साथ सीयूटी भी आसान होने वाला है। ठीक है, सीयूटी के नए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, फॉर्म नहीं भरा हो तो भर लेना, ठीक है, और भर दिया है तो वेल एंड गुड है, नहीं भरा तो हमने एक वीडियो भी बना रखी है, हाउ टू फिल सीयूटी फॉर्म, मैंने खुद का भी फॉर्म भरा है, नहीं मैं पेपर नहीं दे रहा हूँ, बस मैंने फॉर्म भरा है और फॉर्म भर के हमने छोड़ दिया उसको। ठीक है, डायरेक्ट मतलब पेमेंट वगैरह नहीं करी, बस। अगला सवाल देखो, अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने खुद ने पर्सनली डाला, क्योंकि ये मेरे बोर्ड एग्जाम में भी आया था, अभी रिसेंटली भी हमें देखने को मिला है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है पर ये जनरली पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली डाल दिया है। एक्सटर्निटीज क्या होती है और ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, आप दोनों, आपको दोनों के बारे में पता होगा। एक्सटर्निटीज का मतलब वही सारे चीजें जिन जो बेनिफिट या हार्म्स है, जिनकी वजह से हमको किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होती, कोई इनाम नहीं मिलता। जैसे पॉल्यूशन कर दोगे तो
इससे वेलफेयर पे इफेक्ट पड़ जाएगा, पर इसके बदले में आपको जेल में कोई भी नहीं डालेगा। ठीक है जी। सिमिलरली ऑपरेटिंग सरप्लस का तो आपको पता ही है, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ये आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। थोड़ा एक्सटेंड करके आपको लिखना है, ये बस मैंने आपको समझाया कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला सवाल देखो, सिंपल क्वेश्चन है एक और। आइडेंटिफाई इन ब्रीफ, सिंपली तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे काम कर रहा होता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको आएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपको जवाब कुछ इस प्रकार से देना है। ठीक है, क्या है देखो, इन टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल हाउस होल्ड आर दी ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फर्म्स कंबाइन दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड दे मेक फैक्टर पेमेंट, और वो फैक्टर पेमेंट करते हैं। एक डायग्राम बना के आपको समझाना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा तो बनाना पड़ेगा। ये लिखा अपन ने हाउस होल्ड और ये लिखा प्राइवेट सेक्टर या फर्म सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या जाता है, सबसे पहले जाता है फैक्टर सर्विसेज, जिसके बदले में फर्म उन्हें क्या करता है, फैक्टर पेमेंट, और उस पेमेंट को ले जाके ये लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जिससे फर्म उनको क्या देता है बदले में, गुड्स एंड सर्विसेज। बस सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका सर्कुलर फ्लो हो गया। बैंक वाला मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको विथ बैंकिंग सिस्टम बनवाना है। ठीक है, सिंपल है, बस डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करने का है। चलिए अगला सवाल, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। कोई सही फॉर्मूला इन्होंने बोला नहीं है। अगेन मुझे यहाँ पर प्राइवेट गवर्नमेंट दिख रहा है, प्राइवेट दिख रहा है, गवर्नमेंट दिख रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिख रहा है। सेम वही हो गया, सेम वही वाला क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा डेटा ऊपर नीचे है, बाकी सेम क्वेश्चन हो गया। यानी कि भाई एक्सपेंडिचर मेथड को ज्यादा टिक कर लेना, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कराओ इसको। देखो नेशनल इनकम निकालनी तो पहले जीडीपी, एमपी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस पूरा लिखूंगा इसको मैं, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है जी, देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, गवर्नमेंट ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 110, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं गिवन, तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, और नेट एक्सपोर्ट कितना गिवन है -40। सेम ही है क्या डेटा, सेम सा डेटा लगा मैं, 310 प्लस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 30, और चेंज इन स्टॉक कितना है, इंक्रीज इन स्टॉक 20। ठीक है, -40, 310 प्लस 50 -40, 320। जीडीपी एमपी, नेशनल इनकम निकालना है यानी एनएनपी एफसी। कैसे निकालते हैं, जीडीपी एमपी, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। ठीक है, 320 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 15, एनएफआईए कितना है, एनएफआईए है -40, एनआईटी कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 45। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, तो एनएनपीएफसी इज इक्वल टू 320 -15 -40 -45, मार ही दो ना, 100 हो गया है पूरा, 100 80 85 100। तो एनएनपीएफसी आ गया, नेशनल इनकम आ गया तुम्हारा 220 रुपए, 220 करोड़ होगा ये। क्वेश्चन में लिखा होता है तो जो वैल्यू लिखी है वो आपको लिख देने की है। ठीक है, एक बार देख लो, आंसर चेक कर लेते हैं।
देखो भैया, करेक्ट आंसर है 220, परफेक्ट है 220। हाँ ऐसा ही समझते हो तुम अपने को। हाँ नहीं तो। हाँ भैया हो गया। आसान क्वेश्चन है, अरे आसान ही आते बोर्ड में, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। चलो 11वां, 11th क्वेश्चन, टोटल 15-16 क्वेश्चन है इसके। हाँ भैया, जीडीपी डिफ्लेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी टू नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी टू नॉमिनल जीडीपी। क्या ये सही बात है, से यस और नो? नॉमिनल जीडीपी इंटू 100, ये है क्या फॉर्मूला? जी नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है, उल्टा होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। ये होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला। डू यू एग्री? नो आई डोंट एग्री। पहली चीज, जस्टिफाई आंसर विद वैलिड एग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट एंड हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल। सिंपल है, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देना है और आपको जस्टिफाई करना है। तो पहली चीज तो भैया नहीं है ये। नो, जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉट द रेशियो ऑफ इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल। जीडीपी का फॉर्मूला जो होता है वो नॉमिनल अपॉन रियल होता है, रियल अपॉन नॉमिनल नहीं होता है। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल अपन ने यहाँ पे कोई भी नंबर ले लिया है, ठीक है, कि 2010 का देख लो, प्राइस 10 है, आउटपुट 100 है, ठीक है, रियल जीडीपी देख लो कितना हुआ, और नॉमिनल तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको छोड़ के। ठीक है, 2015 की बात करें तो प्राइस बढ़ गया, महंगा हो गया, ठीक है, आउटपुट सेम है। जब हम रियल जीडीपी लेते हैं तो बेस ईयर का प्राइस लेना पड़ता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। किन दोनों को? प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय आउटपुट ऑफ करंट ईयर। तो बेस 10 × 100, रियल जीडीपी अभी भी तुम्हारा 1000 होगा, जबकि नॉमिनल जीडीपी अगर काउंट करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया? 1500, तो 1500 अपन 1000 × 100 दैट इज इक्वल टू 150। यानी जीडीपी जो है वो करीब इतना है, जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो करीब इतना है, 150। ठीक है, एज इंडिकेटेड इन द अबव एग्जांपल द वैल्यू ऑफ जीडीपी इज चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन प्राइस, द वॉल्यूम बिकेम अनचेंज्ड। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर वॉल्यूम पहले भी 100 था, अभी भी 100 है, रियल जीडीपी तो उतना ही है, और नॉमिनल जीडीपी बदल गया है। समझ में आ गया? सिंपल है, साइडों में देख लो, देख लो भैया, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। कट रहा है कुछ? कट रहा है कुछ? नहीं कट नहीं रहा। हाँ भैया, ठीक है, चलो अगले सवाल। सेट द स्टेप pertaining to attain national income at value added method। हमें स्टेप्स लिखने हैं कि वैल्यू एडेड मेथड की जगह, वैल्यू एडेड मेथड जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसको उससे कैसे नेशनल इनकम निकाली जाती है। तो देखो बड़े सिंपल से स्टेप है, 3 स्टेप है जिसके थ्रू अपन निकाल लेते हैं। कौन कौन से स्टेप है? अपने अगर हेल्प बुक पढ़ी है तुम लोगों के पास, मेरे पास तो खत्म हो गई, सब ले गए तुम लोग। हाँ अगर है तुम्हारे पास, वो तो होगी ज्यादातर लोगों के पास, तो उसमें तुम स्टेप्स लिखे हैं वो सारे स्टेप्स लिख देना। बाकी बहुत जेनरिक स्टेप्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि पहले जो है आपको क्लासिफाई करना है प्रोडक्शन को डिस्टिंक्ट लेवल पे, कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। फिर उसके बाद आपको क्या निकालना है? ग्रॉस, जो बुक में लिखा हुआ है सेम टू सेम भी लिख दोगे चल जाएगा, वैल्यू एडेड विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि ये तो बेसिक एक्सप्लेनेशन हो गई, तो इसमें अपन ने इसको जोड़ दिया। एंड फाइनली हमें क्या करना है? जो इससे आएगा दैट इज इक्वल टू जीडीपी एमपी और जीवीए एमपी। ठीक है, और फिर उससे क्या करना है? नेशनल इनकम तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे? एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआई हो गया। सादा है, सिंपल है, अच्छा है, इजी है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर ऐड, और क्या हो गया भाई? क्या हो गया? कैसे आता है तू? ऐसा आएगा? ऐसा आएगा आएगा। हाँ डरा मत भाई, मेरे को अभी चलती क्लास में परेशान मत कर। हाँ भाई, ठीक है, इसको अपन को यहाँ पर एड ऑन कर देना है। तो अपन ने क्या देखा, जब भी अपने को एस्टिमेशन का क्वेश्चन आएगा अपन कोशिश करेंगे कि पहले थ्योरी में लिखे, फिर उसको प्रैक्टिकल वर्जन के अंदर उतारते हैं। ठीक है, अपनी पुस्तक है यार, रुको मेरे पास एक ओरिजिनल वर्जन होगा जो मुझे इन्होंने डमी दिया था ना। हाँ ये रहा डमी, डमी वर्जन है मेरे पास, ये रहा डमी। पेज नंबर बताऊं? एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है,
मतलब एग्जैक्ट सेम है। और पेज नंबर है 16 पे लिखा हुआ है स्टेप्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। ये ठीक है, सेम टू सेम 3 स्टेप आपको लिख देना, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। क्या बात है, कभी पढ़ा मेरे पास। चलो अगला सवाल। एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट डेट 11 अप्रैल 2023, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स क्रॉस 10 लाख मार्क इन द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो 22-23। एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ द न्यूज ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर। बताओ भैया क्या होगा जीडीपी और वेलफेयर पे, इसका क्या फर्क पड़ेगा। देखो पहली बात तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और हमारे भारत देश के हिसाब से या बाकी लोगों के हिसाब से भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वेलफेयर के लिए भी अच्छे हैं, और जीडीपी तो बढ़ा ही रहे। तो यहां पर आपको है ना जीडीपी और वेलफेयर दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये टॉपिक आपकी पूरी 12वीं में कहीं नहीं है। हमने जो जीडीपी और वेलफेयर का टॉपिक देखा वो अपोजिट देखा है कि जीडीपी बढ़ रहा है वेलफेयर कम हो रहा है। पर इस टॉपिक के हिसाब से आपको दोनों को एक करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ जीडीपी और वेलफेयर दोनों जो है एक ही तरीके से बढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी की सेल से जीडीपी बढ़ा, और इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो पोल्यूशन कम होगा, इससे वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां पर यही कहा गया होगा द इंक्रीज सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल हैव द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन बोथ जीडीपी एंड वेलफेयर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। एंड इंक्रीज इन सेल्स ऑफ ई व्हीकल डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द एडिशन ऑफ इकोनॉमी which in turn leads to increase in GDP, and electric vehicle are generally considered environment friendly and improve public welfare। दोनों ही बातें यहां पर कही गई है, पर ये आपको पुस्तक में कहीं नहीं मिलेगा। समझ गए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आपको डायरेक्टली बुक में नहीं मिलेंगे, पर हाँ उससे रिलेटेड टॉपिक आपको पुस्तक में मिलेंगे, जिनको दिमाग में बिठा के थोड़ा सा गुड़ गोबर करके आपको जवाब देना है। ठीक है जी, चलो अगला सवाल। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल विद द गिवन एग्जांपल। मैंने कहा ना कुछ तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपको हमारी पुस्तक में मिल जाएंगे। मैं दिखा रहा हूं स्टॉक और फ्लो के बीच का डिफरेंस, पूरा एक चार्ट बना के भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अपनी पुस्तक अगर है, नहीं भी है तो भी मैं यहाँ पे चार्ट बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पेज नंबर 3 सबसे ऊपर, स्टॉक एंड फ्लो। देखो भाई, ये लो। ठीक है, कितने नंबर का आता है क्या उस पर डिपेंड करता है, बाकी अगर मैं बेसिक बताना चाहूं तो देखो, स्टॉक एंड फ्लो। अगर सबसे पहले स्टॉक की बात करें तो स्टॉक जो होता है, स्टॉक रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अनसोल्ड गुड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक रेफर्स टू अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड गुड, जितने हमने नहीं बेच पाए, मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जबकि अगर फ्लो की बात करें तो फ्लो का होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे 4 होते हैं जो अलग अलग एग्जिस्ट हैं। जैसे स्टॉक में आप लिख सकते हो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर किया जाता है, यानी कि एक ही पॉइंट पे। ठीक है, जबकि ये ओवर द पॉइंट ऑफ टाइम किया जाता है। यहाँ पूरी डेफिनेशन लिखना। ठीक है, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और एक एग्जांपल देके अपन प्रोसीड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्टॉक वेरिएबल्स व्हिच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल नेशनल वेल्थ, वेयर एज फ्लो वेरिएबल ऑफ वेरिएबल्स व्हिच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एग्जांपल नेशनल इनकम। ठीक है, अगला सवाल ले भैया, वैल्यू एडेड मेथड। ये इनसे कुछ ग्लिच हो गया है, 2022 23 24 में डायरेक्टली इन्होंने 24 लिख दिया शायद ऊपर। तो सब कुछ ही 24 से आया क्या भैया? पगला गए हो क्या? इतने क्वेश्चन तो बने ही नहीं है। अच्छा 3-5 सेट के लिए होंगे इन्होंने, तो सब अलग अलग ले लेंगे। फिर भी 24 से नहीं, पता क्वेश्चन तो लिए होंगे। 22 23 24 के तीनों है शायद, ये एडिट करना भूल गए हैं उसको। चलो कोई बात नहीं। ठीक है ना, हाँ पर पिछले 3 साल के पेपर है, 2 या 3 साल के ही है ना। मैं निकाल दूंगा, बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा कौन सा साल का, बट हाँ। चलो, परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट बाय फर्म ए, परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट बाय फर्म ए, sales by firm A to firm B in the domestic territory, and import of raw material by firm A from the rest of the world 50, excess of opening stock over closing stock is 3। अब बताओ, दिमाग लगाओ सारा, जितना है तुम्हारा सब लगा लो। चलो देखते हैं। तो क्या है, निकालना है अपने को, वैल्यू एडेड निकालना है। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट है सर ये रहा सेल्स, और स्टॉक है क्या ये रहा, प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्सपोर्ट वगैरह तो गिवन है नहीं, क्योंकि ये क्या है, भारत के अंदर डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक टेरिटरी का ही बोला है, तो अगर एक्सपोर्ट होता तो वो भी इसके अंदर ऐड कर देते। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल में एक तो ये रहा नॉन फैक्टर इनपुट 2 रुपए, और क्या है, इंपोर्ट दे रखा है। ये लो भैया, सेल्स कितना है, सेल्स है आपका 100 प्लस चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये लिखा हुआ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग अगर 3 है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना हो गया, -3। -3 -50, ये हो गया आपका। इस 5 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि फैक्टर इनपुट गिवन है, भाई वैल्यू एडेड आपके फैक्टर इनपुट का ही पेमेंट होता है, तो ये वैल्यू एडेड का ही एक छोटा सा पार्ट होगा, मतलब 45 में से 2 5 रुपए वो ही है जो ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, देखो एक बार, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 100 -3 -50 -2, ठीक है, सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल, लास्ट सेकंड लास्ट होगा है इसके बाद कुछ एक आखिरी है, चाहे एक आखिरी है। चलो देखो, हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, गिव अ वैलिड रीजन। जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो इन दो का हम क्या करेंगे, एक काफी अच्छा सवाल जो है पूछा जाता है, यहाँ इनसे गड़बड़ हो गई, सीबीएसई 2024 लिख दिया उन्होंने हर जगह, पगला गए हैं, हर जगह 2024 डाल दिया इन लोगों ने। हाँ भैया बताओ, इनमें से कौन सा नेशनल इनकम में काउंट होगा, कौन सा नहीं होगा। प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, तो ये तो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये पैसा बाहर चला जाएगा एनएफआईए में। एक्सपेंडिचर अपग्रेडेशन ऑफ फिक्स एसेट बाय द फर्म, ये तो काउंट होगा ना, खर्चा लगा है पैसा आया है। तो प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक इंडिया शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ठीक है, बिकॉज द पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट। एक्सपेंडिचर अपग्रेडेशन ऑफ फिक्स एसेट बाय द फर्म शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल, जीडीपी इज नॉट द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, डिफेंड और रिफ्यूट। बिल्कुल सिंपल है, जीडीपी जो है वो इकोनॉमिक वेलफेयर का बेस्ट इंडिकेटर नहीं है, सही है या गलत है, गड़बड़ हो गई है इनसे, इन्होंने अपडेट नहीं किया है, सब जगह 2024 डाल दिया है, पगला गए लोग। हाँ भाई, तो जीडीपी जो है वो सही इंडिकेटर नहीं है आपके वेलफेयर का, आप सही मानते हैं इसको या नहीं मानते हैं, भैया सीधी सी बात है, इसका तो अपन ने पूरा टॉपिक पढ़ा है जीडीपी एंड वेलफेयर का, कि जीडीपी और वेलफेयर दोनों अलग अलग हैं, जरूरी नहीं है जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर बढ़े। इसके 5 पॉइंट आपकी किताब में दे रखे होंगे, वो पांचों पॉइंट लिखना, यहाँ शायद 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए 3 मार्क ही यहाँ पर या 3 पॉइंट ही यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। आपके पास अगर अपनी पुस्तक है तो मैं बता देता हूँ कौन से पेज पे इसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। ये देखो पेज नंबर 23, 5 पॉइंट दिए हुए जीडीपी एंड वेलफेयर के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी ये रहा, ठीक है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस में दे रखा है यहाँ पे, चेंज इन प्राइस भी ऐड कर दो, चेंज इन प्राइस, ठीक है, और नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, एक्सटर्नलिटीज है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ भी नहीं दे रहा, ठीक है, तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर ऑफ मनी सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग। मनी सप्लाई M1, M1 का क्वेश्चन, M1 बहुत छोटा 1 नंबर क्वेश्चन आता है, बताओ भाई क्या है इनकरेक्ट, कौन सा है, पहले M1 का जो फॉर्मूला है सबको पता होगा, C प्लस डी डी प्लस ओडी, ठीक है, C प्लस डी डी प्लस ओडी, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट, इन तीनों को जोड़ दो आपका M1 आ जाता है। गलत कौन सा है, सबसे पहला इट इज मेजर्ड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सही है। इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, नहीं होता इसके अंदर काउंट। इट इज ऑलवेज द करेंसी इन द हैंड ऑफ सेंट्रल बैंक, क्यों भाई, पब्लिक के हाथ की करेंसी होती है, गलत बात है, तो ये नहीं, ये तो ये लो डी, तो थर्ड वाला जो है वो M1 के हिसाब से बिल्कुल गलत है, द करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड ओनली, ठीक है जी। चलो अगला सवाल, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफर्स टू CRR, कैश रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो, CRR, SLR, ये बैंकों के पास ही रहता है, ये RBI के पास चला जाता है, आगे बढ़ो।
It is the percentage, it is a certain percentage of demand and time deposit liability that's at every bank kept with RBI. बिल्कुल सही बात है. It is fixed by RBI. बिल्कुल सही बात है. It is non binding, it is binding भाई. पिताजी है वो, उनकी बात माननी पड़ेगी. So this is the incorrect one. टूल यूज बाय सेंट्रल बैंक, ये तो सही है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, इट इज नॉट बाइंडिंग. ठीक है, सीआरआर बाइंडिंग होता है, सीआरआर देना ही पड़ता है, वरना कौन सा बैंक होगा जो अपना पैसा उठा के आरबीआई में दे देगा. अगर बाइंडिंग नहीं होगा, यानी कि अगर कंपलसरी नहीं होगा, तो कैसे आप पैसा जो है आरबीआई में जमा कराएंगे. चलिए अगला सवाल. मिस्टर साहोत्रा बोरोड फंड फ्रॉम बैंक फॉर परचेजिंग अ न्यू हाउस. इन्होंने बैंक से पैसा लोन लिया है एक नया घर खरीदने के लिए. तो ये बताइए कि ये कौन सा फंक्शन ऑफ मनी है. बताओ भाई. मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो नहीं है, बोरो किया है. स्टोर ऑफ वैल्यू भी नहीं है, खुद का पैसा कहाँ है. यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं कह सकते. स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट कह सकते हो. उधार लिया है, डेफर्ड पेमेंट मतलब उधार, और यहां पर भी उधार की ही बात की गई है. तो करेक्ट आंसर वुड बी डी, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट. ठीक है जी. चौथा, डैश इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ. ठीक है, डिपोजिंग ऑफ मतलब हटाने के लिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. टर्म डिपॉजिट नहीं होते, डिमांड फॉर मनी नहीं होता, क्रेडिट क्रिएशन भी नहीं होता, बोल्ड क्यों कर रखा है इन्होंने, और मनी सप्लाई होता है. बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर वुड बी मनी सप्लाई. तो मनी सप्लाई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के हाथ में जितना पैसा है वो कहलाता है मनी सप्लाई. ठीक है, अगला सवाल. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली. प्राइमरी डिपॉजिट आर द कैश डिपॉजिट बाय जनरल पब्लिक इन कमर्शियल बैंक. सही बात है. सेकेंडरी डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट व्हिच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक टू द पीपल. बात तो सही है, बात तो दोनों ही सही है. ये भी सही है, प्राइमरी डिपॉजिट इसी को कहते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट भी उसको कहते हैं जब लोन पे पैसा चला जाता है और फिर वो घूम के आता है. तो दोनों ही स्टेटमेंट मेरे हिसाब से ट्रू है. थर्ड होना चाहिए इसका. बोथ ए एंड बी. चलो बढ़िया, शाबाश. और इसी प्रकार से सीयूटी में भी एमसीक्यू करेंगे. ये रहा तुम्हारा सीयूटी का चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना. चलिए, रीड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट केयरफुली. ओके, बताता है केयरफुली पढ़ना. The central bank has imposed a fine on Hisar Urban Cooperative Bank Limited and Andaman and Nicobar State Cooperative Bank Limited for violation of banking norms. ठीक है, according to the given report, identify the function of central bank. इश्यू ऑफ करेंसी तो नहीं की, बैंकर तो पब्लिक भी नहीं किया, बैंकर तो गवर्नमेंट भी नहीं है, ये बैंकर्स बैंक है. ठीक है, तो ये बैंकों का भी बैंक है, तो कुछ गड़बड़ करोगे तो बैंक की तरह ही ट्रीट करेगा. करेक्ट आंसर वुड बी बैंकर्स बैंक. देखो इन चारों में से जो सही ऑप्शन होगा अपन उस पर टिक लगाएंगे. तो चारों में से सबसे सही था बैंकर्स बैंक, तो अपन ने उस पर टिक लगा दिया. चलिए अगला सवाल. ओके, बड़ा क्वेश्चन. जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स. द सेंट्रल बैंक इज द सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी इन इकोनॉमी. बिल्कुल सही है. ठीक है, आप इसमें ये लिख सकते हो कि भैया वो थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी रहता है, कंट्रोल रहता है, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, ये सब चीजें इसमें लिख सकते हैं. और मनी सर्व एज अ मेजर ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है. ठीक है ना, आया है भैया, मना थोड़ा ना कर रहा, मैं कहीं से नहीं उठाया. ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है. सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग करेंसी, दिस इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ इशू. ठीक है, वही चीज आपको लिखनी है. वैलिड स्टेटमेंट आपने दे दिया है कि भैया यूनिफॉर्मिटी इससे रहती है, कंट्रोल रहता है, क्रेडिट क्रिएशन रहता है. ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने लिख दी है. और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, बिल्कुल सही बात है. आर कॉन्ट्रैक्टेड टू बी मेड फॉर सम फ्यूचर डेट. मनी फैसिलिटेट सच ट्रांजैक्शन फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग, हैंस मनी सर्व्स द स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट. ठीक है, उधार का काम मनी से हो सकता है. बिल्कुल सही जवाब है. ठीक है जी, चलो अगला सवाल. द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक comes to an end when the total of required reserve becomes equal with the initial deposit. यानी कि अगर आपने इनिशियल डिपॉजिट किया 1000 का, उसमें से 800 गए लोन पे, 200 का हुआ एलआरआर, फिर ये वापस आए. क्या क्या रहा है पहले इसको समझना. ठीक है, 8 दूनी 16, 160 यहाँ गए, 540 नहीं 640 यहाँ आए. ये कह रहा है कि हम ये प्रोसेस तब तक चलाएंगे जब तक जो ये रिजर्व है ये 1000 नहीं बन जाता. बिल्कुल सही बात है.
अगर आपके पास हमारी हेल्प बुक है तो उसमें देख लो, या जो भी बुक है ना उसमें भी देख लेना, कोई सी भी बुक हो, सब में ये बात लिखी हुई है। बस इस पे ज्यादा लोगों ने गौर नहीं किया होगा। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। जिनके पास हेल्प बुक है, पेज नंबर 41 देखो, यहाँ देखना, फर्स्ट डिपॉजिट जो आपको लिखा है 1000 है, और एंड होते होते हम यहाँ पर भी 1000 पे ही पहुंच रहे हैं। ठीक है, देखा ऐसे लिखेगा, ऐसे दिखेगा, है ना, ये 1000 है और यहाँ पर भी हम 1000 तक ही पहुंच रहे हैं। तो बात तो बिल्कुल सही बोली है इन्होंने, क्या एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे दो और जस्टिफाई कर दो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक, ये पूरा का पूरा समझाना है। आपके पास जो पुस्तक है उसमें एज इट इज क्रेडिट क्रिएशन लिखा होगा, दो अजम्पशन के साथ। अजम्पशन नंबर 1, सारे बैंक एक ही यूनिट है। अजम्पशन नंबर 2 कि सारे ट्रांजेक्शन चेक के थ्रू ही हो रहे हैं। आपको प्रॉपर टेबल बना के एक्सप्लेन करना है, अगली स्लाइड पे किया हुआ होगा, एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये पूरा 2 आपका अजम्पशन डाले, ठीक है, फिर ये इनिशियल डिपॉजिट हुआ और ये प्रोसेस चलता रहा कहां तक, जब इनिशियल डिपॉजिट बिकम्स द अमाउंट ऑफ रिजर्व केप्ट। ठीक है, ये यहां का यहां जब तक होगा, बिल्कुल सही बात है, दोनों चीजें हैं। चाहो तो एक बार देख लो, बिल्कुल सही है। और ये करते कैसे हैं ये सर, वो जो आपका फॉर्मूला होता है ना क्रेडिट क्रिएशन का, मनी मल्टीप्लायर, इसको यूज करके आप बता भी सकते हो कि 1/LRR होता है। अगर LRR 20% है, जैसे इसमें है 1000 तो ये 20% है, तो 1/20% दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स। तो जितना आपका इनिशियल डिपॉजिट होगा उसका 5 गुना बनेगा, यानी कि डिपॉजिट बन गया 5000। LRR 20% है तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो गया 1000, और ये हो गया 4000। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चाहो तो ऊपर शॉर्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख भी लेना, बट एवरीथिंग इज एक्सप्लेन क्लियरली। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं चैप्टर में, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं है, और कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन गवर्नमेंट बैंक एज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। बहुत 2 साल पहले आया था क्वेश्चन में, क्या है, गवर्नमेंट का बैंक होता है आपका आरबीआई। बिल्कुल सही बात है सर, आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का ही बैंक होता है। जैसे हम पैसा अपने बैंकों में जमा कराते हैं, वैसे गवर्नमेंट जो है वो पैसा अपना आरबीआई में डिपॉजिट करवाती है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल। The central bank acts as a banker of the government. It maintains the banking account of the government for the purpose of receiving and making payment on its behalf. It provides loans on the government as per its requirement. The central bank also sell, या तो परचेज करती है, सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। ये अपन ने पढ़ा हुआ है ओपन मार्केट ऑपरेशन के है तहत। ठीक है, सिंपल था, ज्यादा कुछ मुश्किल था नहीं इसमें। 10वां भी ऐसा ही है कुछ। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एज गवर्नमेंट एजेंट। है तुम्हारी बुक में, ढूंढे बुक में है क्या सर, गवर्नमेंट एजेंट एंड एडवाइजर, सेंट्रल बैंक निकालना जरा, देखो देखो एक बार देखो है क्या। ये रहा सर सेंट्रल बैंक के फंक्शन, दिख नहीं रहा है सर। और सर ये तो दिख ही नहीं रहा, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर है सर, गवर्नमेंट एजेंट तो नहीं है, बैंकर टू द गवर्नमेंट है सर। नहीं मिला, नहीं मिलेगा, ऐसा कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता। बट बेसिकली पिछले ही फंक्शन को लिखने का एक दूसरा तरीका है, यहाँ पर गवर्नमेंट का जो बैंक है इसी को लिखने का दूसरा तरीका है, क्योंकि आपका बैंक भी आपका एजेंट है और आपका बैंक भी आपका एडवाइजर है। आपके बैंक के पास जाओ, आपका एडवाइस भी करेगा कि भाई कैसे लेना है, कौन सी पॉलिसी में पैसा लगाना है, कौन सी भी नहीं लगाना है, एफडी कराना चाहते हो तो कैसे होगी। तो वो आपका एजेंट भी है, वो आपका एडवाइजर भी है। तो सिमिलरली गवर्नमेंट बैंक को ही एक्सप्लेन करना है, गवर्नमेंट बैंक, यानी कि आरबीआई इज अ बैंक फॉर द गवर्नमेंट, उसी चीज को एक्सप्लेन करना है। पर लिखने का तरीका पलट दिया है, एज गवर्नमेंट एजेंट सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट एंड रिसीव डिपॉजिट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सेम वही चीज है, पर लिखने का तरीका पलट दिया है। पर होता क्या है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आता है हम देखते हैं ये तो कोई फंक्शन था ही नहीं, हमें तो याद ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, सेम ही फंक्शन को दूसरे तरीके से पलट के लिखा दिया है। ठीक है जी, समझ में आ गया। सवाल नंबर 1 सीबीएसई 2024 में आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। स्टेटमेंट 1, if in an economy the level of change of income increases will always be proportionate to the level of consumption। क्या बोला गया है, स्टेटमेंट 1 बोला गया है कि डेल वाई जो है प्रोपोर्शनेट होगा डेल सी से ऑलवेज। ठीक है, स्टेटमेंट दूसरा क्या कहा गया है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी
एंड एमपीएस आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। बताओ भाई, दोनों स्टेटमेंट में से दोनों सही है, दोनों गलत है, क्या कहानी है? तो बड़ा सिंपल है सर, ये हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा, चेंज इन वाई इज प्रोपोर्शनेट टू चेंज इन सी बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अपन जो भी टेबल बनाते हैं उसमें जनरली कर देते, पर हमेशा कहना गलत है। अगर ये बोलते कि इन एन इकोनॉमी द लेवल ऑफ चेंज इन इनकम इज जनरली प्रोपोर्शनेट टू द लेवल ऑफ कंजम्पशन, तो हम कह सकते थे सही बात है, बट ऑलवेज में तो गलत बात है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ठीक है जी, चलो देखते हैं। बिल्कुल सही। अगला सवाल, असर्शन एंड रीजन। मैं एक बार बताता हूं कि देखो असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन वो कैसे सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से। पहले हम असर्शन चेक करेंगे कि क्या ये सही है, फिर रीजन चेक करेंगे कि क्या ये सही है इंडिविजुअली। अगर इनमें से कोई एक गलत निकलता है, मान लो असर्शन गलत है, तो आपका ये वाला जवाब सही हो जाएगा। अगर रीजन गलत निकलता है तो ये वाला जवाब सही हो जाएगा। अगर ये दोनों ही सही निकलते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, असर्शन पढ़ेंगे, बीच में लगाएंगे बिकॉज, और फिर रीड करेंगे रीजन को। वापस सुनना, असर्शन पढ़ेंगे, बीच में लगाएंगे बिकॉज और बात करेंगे रीजन की। तो पहले एक बार इंडिविजुअली पढ़ते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन टू द एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब मैं करना तो चाहता हूं पर मेरे को नहीं मिल रहा है, ये होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो पूर्ण रोजगार के अंदर इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, यह सेशन तो बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल द विलिंग एंड एबल बॉडीज पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट इन द प्रिवेलिंग वेज रेट। ये भी इंडिविजुअली तो सही है। अब देखना है कि ये दोनों साथ में सही है या नहीं है। तो देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन इन द एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज full under full employment the situation of willing, all the willing and able bodies people get employment at the prevailing wage rate। तो भैया दिखने में तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर बिकॉज लगाने के बाद आपका स्मूथ फ्लो है तो हम मानेंगे कि ये है, फ्लो भी टूट गया है, दोनों बातें अलग अलग है, तो मानेंगे आंसर बी है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड अंडर कीन्स थ्योरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। ये गड़बड़ करेगा। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है बाय हाउसहोल्ड अंडर कीन्स, देखो कीन्स थ्योरी क्या है, कीन्स थ्योरी जो आप पढ़ रहे हो वो कीन्स की थ्योरी मानी जाती है। मैक्रो में आपने जो पढ़ी है एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी, उसको कीन्स थ्योरी ही कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है भाई टोटल एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिंपल भाषा में बोले तो सी क्या होता है, तो चार ऑप्शन है हमारे पास, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो भाई सी में इन्वेस्टमेंट तो आ ही नहीं सकता, करेक्ट, खत्म हो गया। ठीक है, बड़ा सिंपल है ये तो। ठीक है, तो क्या होता है भाई, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। तो सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, और ये क्या है, ये सर इनकम बढ़ने की वजह से जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो है, जब जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो उसका कुछ परसेंट हम कंजम्पशन करेंगे, तो इसको बोला गया है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ठीक है, इसकी जगह अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता, एडी होता, तो हम लिखते सी प्लस आई, बट यहां पर पूछा है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि सी क्या होता है, तो भाई ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है जीरो लेवल पे, और उसके बाद जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है उस पर जितना जितना कंजम्पशन हम कर रहे हैं वो उसका आंसर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, डी है। चलिए अगला सवाल, सपोज इन एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन या हाइपोथेटिकल इकोनॉमी C is equal to 100 plus 0.75y, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वुड बी, बड़ा सिंपल है यार ये तो, C कितना है 100 प्लस 0.75 इंटू वाई, एमसीक्यू चल रहे हैं अभी। ठीक है, और क्या बोला है, I इज इक्वल टू 400, आई की जरूरत ही नहीं है मुझे तो, हटा, K की वैल्यू निकालनी, तो K क्या होता है बेटा, देखो पहले तो अपन यहाँ पे देखते हैं K इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस होता है। ठीक है, या 1 अपॉन
1 माइनस एमपीसी होता है। यहाँ पर एमपीसी की वैल्यू गिवन है क्योंकि ये कंजम्पशन लिखा हुआ है, तो ये हो गया एमपीसी। तो एमपीसी इज इक्वल टू 0.75 ठीक है। और एमपीएस कितना हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी, तो ये हो गया 0.25 ठीक है। ये हो गया एमपीएस। तो के की वैल्यू निकालेंगे, के इज इक्वल टू 1/0.25, पॉइंट हटाया, ऊपर 200, 4 आंसर होना चाहिए है, 4 आंसर। सिंपल, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, सिंपल सा सवाल था। 4 है, बिल्कुल 4। चलिए अगला सवाल, अगेन असर्शन एंड रीजन। रीड करें, चलो पहले रीड करेंगे अपन असर्शन को। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीएस कैन बी यूनिटी। एमपीएस की वैल्यू मैक्सिमम यूनिटी यानी 1 होती है, हाँ होती है। एट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम सेविंग इज 0। ब्रेक इवन पे सेविंग 0 होती है, ये भी सही है। तो असर्शन भी सही है और रीजन, ये दोनों सही तो है। तो इन दोनों में से तो कुछ भी आंसर नहीं हो सकता। अब एक साथ रीड करेंगे बीच में बिकॉज लगा के। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीएस कैन बी यूनिटी बिकॉज एट ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज इक्वल टू 0। ऊपर एमपीएस के मैक्सिमम होने की बात की गई है और नीचे इसने सेविंग को 0 किया है, दोनों अलग अलग बात है ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर होगा, ये बिकॉज वर्ड यहां पर सेट नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये दोनों सही तो है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी होना चाहिए, बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है ठीक है। अगला सवाल, in order to discourage any fall in aggregate demand, मतलब डिस्करेज फॉल इन एग्रीगेट डिमांड यानी कि डेफिसिट डिमांड, एफिशिएंट डिमांड को सुधारना, सुधारना, ये है आपका पॉइंट कि इन ऑर्डर टू डिस्करेज एनी फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, यानी कि सरकार जो है या जो भी किसकी बात की गई है, डेफिशिएंट डिमांड को सुधारने की बात कर रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डैश द डैश, यानी कि सरकार क्या करेगी। तो पहले देखो सरकार क्या करती है। सरकार के पास अभी जो आपकी पुस्तक में दो ही बातें हैं। सरकार सर अपनी स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर काम करेगी ठीक है, या फिर सरकार टैक्स रेट के ऊपर काम करेगी। बाकी जो काम है वो तो आरबीआई करती है। तो सरकार क्या कर सकती है डेफिसिट डिमांड को सुधारने के लिए। तो देखो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये तो आरबीआई का काम है, गवर्नमेंट आएगी नहीं तो ये तो हटा देते हैं। दो ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी या फिर टैक्स रेट कम करेगी। सुधारना, क्या करना है, सुधारना है। किसको सुधारना है, डेफिशिएंट डिमांड को, यानी कि हमें डिमांड बढ़ानी है। तो डिमांड कब बढ़ेगी, जब सरकार अपना खर्चा कम करेगी। नहीं सर सरकार खर्चा कम करेगी तो बेसिकली क्या होगा, लोगों को पैसा कम होगा, तो इससे तो डिमांड कम हो जाएगी। टैक्स रेट कम करना, टैक्स रेट अगर सरकार कम कर देती तो मेरे पास ज्यादा पैसा बच जाएगा और मेरे पास डिमांड ज्यादा करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि अगर सरकार डेफिशिएंट डिमांड को सुधारना चाहती है और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को खत्म करना चाहती है तो वो टैक्स रेट को डिक्रीज करने के ऊपर फोकस कर रही होगी। बिल्कुल सही बात है, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान है ठीक है। ये आए हैं तुम्हारे बोर्ड में और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी। In an economy, extent aggregate supply is less than extent aggregate demand. एक्सेंट एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड से कम। ये लो एग्रीगेट डिमांड हो गई, ये तुम्हारी एग्रीगेट सप्लाई हो गई, ये एस हो गया। ये एक्सेंट की बात की गई है यानी कि प्लान्ड की बात की गई है। तो पूछा है कि इस सिचुएशन में क्या करेंगे, मतलब ये वाली सिचुएशन में क्या कर रहे हो। सप्लाई कम है ना, सप्लाई कम है, एग्रीगेट एग्रीगेट सप्लाई, हाँ। इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसका इंपैक्ट क्या होगा आउटपुट पे, इनकम पे और एम्प्लॉयमेंट पे। सीधी सी बात है, सिर्फ प्लान्ड की बात की गई। आपको अगर ध्यान से देखो तो आप लोगों की पुस्तकों में ना ये जो पॉइंट है लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये वाला पॉइंट एक दूसरी जगह पे एक्सप्लेन किया गया है इस डायग्राम के साथ, एक्सिस एंड डेफिसिट डिमांड वाले इस डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया गया है। पर आपको इस डायग्राम वाला एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, आपको बताना है जनरली अगर एग्रीगेट सप्लाई कम है एग्रीगेट डिमांड से तो क्या हो रहा होगा। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है सर, अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन हो रही होती है, इट इंप्लाइज हाउस होल्ड आर प्लानिंग, याद रखना है प्लानिंग वर्ड है,
एक्सपोस्ट की बात की गई होगी तो एक्चुअल है, ये बोला है कि भाई प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम पड़ गई है प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से। तो क्या किया जाए, देखो, तो हाउस होल्ड आर प्लानिंग टू कंज्यूम मोर देन व्हाट फर्म इज एक्सपेक्टेड देम टू, दिस विल लीड टू अनइंटेंडेड फॉल इन इन्वेंट्री, इसकी वजह से हमारी इन्वेंट्री कम पड़ जाएगी। टू रिस्टोर द डिजायर्ड लेवल, और उसको सुधारने के लिए प्रोड्यूसर को प्लान करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर दे, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम तीनों चीजें बढ़ाई जा सकती है, तीनों चीजें बढ़ सकती है। ये क्वेश्चन आपको पूरी पुस्तक में किसी भी किताब का आपके पास हो, कोई सी भी हो, आपको नहीं मिलेगा। ये बनाया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई के द्वारा, और इस क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए तुम्हारे पास एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड वाला चैप्टर है। अगर तुम्हारे पास अपनी वाली पुस्तक है तो मैं दिखाता हूं, देखो कैसे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। कहां गया भाई एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड निकालना, सारी पुस्तकों में वही है, तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। पेज नंबर 78 देखो, इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड इंपैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ये पॉइंट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड में है, जहां पर हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। पर ये नहीं पूछा गया, इसने पूछा कि अगर प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई कम पड़ जाती है प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए। तो भैया जो सब कुछ प्लान है तो हमारा प्रोड्यूसर अभी और बना सकता है, और बना सकता है तो इससे इनकम भी बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और इन्वेंट्री भी इंक्रीज होगी। अच्छा क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल। इन एन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी अज्यूम द गवर्नमेंट इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बाय 10,000 करोड़। ये क्वेश्चन ने बहुतों को परेशान किया था। अब देखना क्वेश्चन कितना आसान है। एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी के अंदर अज्यूम कीजिए कि सरकार ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, यानी चेंज इन आई 10,000 है, ठीक है। 80% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड बाय द इकोनॉमी, यानी कि एमपीसी जो है वो 80/100 है, यानी कि एमपीसी इज इक्वल टू 0.80, यानी कि एमपीएस इज इक्वल टू 0.20, ये बोला गया है। एस्टिमेट द इंक्रीज इन इनकम, हमें ये बताना है कि चेंज इन वाई कितना होगा एंड चेंज इन सी कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट कंफ्यूज इसने बहुतों को किया था, क्योंकि लोग पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूले लगा रहे थे। अब देखो, चेंज इन आई बताया हुआ है, तुम्हें एमपीसी बताया हुआ, ये दो चीजें बताइए, तुम्हें बताना चेंज इन वाई एंड चेंज इन सी। सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो अपन निकालेंगे के, यानी कि मल्टीप्लायर। जब भी चेंज वाली बात आए ना तो मल्टीप्लायर का यूज आ जाएगा। 1/MPS दैट इज इक्वल टू 1/0.20 दैट इज इक्वल टू 5। मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है, 5 टाइम्स, ठीक है। और मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। तो के इज इक्वल टू चेंज इन वाई, चेंज इन आई अपने को पता है 10,000, तो चेंज इन वाई इज इक्वल टू 50,000 रुपए। ये लो, सिंपल, खत्म हो गया, आ गया पहली चीज। तो हमने मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला लगाया एनपीएस वाला, उससे मल्टीप्लायर की वैल्यू आई और उसको मल्टीप्लायर के दूसरे फॉर्मूले में लगा दिया। अब क्या बताना भैया, चेंज इन सी बताना। बताओ कितना आसान है। चेंज इन सी निकालना है तो अपने पास एमपीसी है, तो एमपीसी इज इक्वल टू 0.80 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है भैया तेरा, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो 0.80 इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन 50,000, तो चेंज इन वाई, चेंज इन सी इज इक्वल टू 40,000। लो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। 3 नंबर का था ये, 3 नंबर फोकट के थे ये, इतने से काम के। बच्चे पता है क्या कर रहे थे, ये करते 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 वो निकल गए ऑटोनोमस कंजम्पशन के फॉर्मूले में, निकल गए इनकम का फॉर्मूला लगा दिया, इन्वेस्टमेंट लगा दिया, इक्विलिब्रियम बना दिया, पता नहीं क्या ही क्या बना दिया। तो ये कुछ नहीं करना, आपको सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। ये सब चीजें गिवन है, चेंज इन सी और चेंज इन वाई, सेम फॉर्मूला। 9th क्वेश्चन, सपोज दैट द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बूस्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट विद द डिफेंस प्रोजेक्ट ऑफ 40,000 करोड़। सरकार जो है वो चाहती है कि वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दे 40,000 करोड़ का। पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करे, सिंपल भाषा में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी जाए, इंक्रीज कर दी जाए 40,000 करोड़ से। इस सिचुएशन का इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा,
अज्यूमिंग ऑल द फैक्टर आर कांस्टेंट। तो सिंपल है, आपको तो ये बताना है कि सर सरकार अगर स्पेंडिंग अपनी बढ़ा देती है तो क्या होता है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब इंक्रीज करती है तो बाजार में इनकम आती है, इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास डिमांड करने के लिए पैसा होगा, तो उससे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सा काम है, तो इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो पैसा मार्केट में आएगा, जिससे लोगों का पैसा बढ़ेगा, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, डिमांड, सब चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। अज्यूमिंग ऑल द फैक्टर कांस्टेंट, एनी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जनरली लीड्स टू मल्टीपल इंक्रीज इन फाइनल इनकम व्हिच लीड्स टू, ठीक है फालतू की बातें की गई है, वो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बताया हुआ है। If the Indian government decided to infuse additional 40,000 crore in the defense project, it will lead to increase in demand for goods and services, which ride output, employment, and consequent increase in income. इनकम भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लोगों के पास डिमांड भी बढ़ेगी, सब चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। अगला सवाल, इन एन इकोनॉमी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट निकालना है, देखो कितना आसान है। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट निकालना हो आप सेविंग निकालिए। क्यों सर? बिकॉज एट इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। पहली तो ये चीज है, ठीक है, एक ये फॉर्मूला अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इक्विलिब्रियम की बात नहीं की गई है, पहले देखो यहाँ पे की गई है इक्विलिब्रियम, तो यहां से अपन आंसर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम की बात नहीं भी की गई है तो एग्रीगेट डिमांड निकाल दो, बात एक ही है। हाँ भाई, क्या बोला गया है? नेशनल कम बोला गया है, एमपीएस बोला गया है, ऑर्डर में क्या चाहता क्या है फिर हमसे? कुछ नहीं, आपको तो सेविंग निकालनी है। माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई, बस ये आंसर हो गया आपका। -100, एमपीसी कितना है 0.8, तो एमपीएस कितना हो गया 0.20, वाई कितनी है 40,000 करोड़। ले भाई आंसर आ गया, भागता हुआ। -100, ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 दूनी 8,000, तो 7,900। देख लो भैया, 3 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं भैया, है 3 नंबर फ्री फंड के। तो सेविंग आ गई है, और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है एट इक्विलिब्रियम लेवल। जब भी एट इक्विलिब्रियम मिल जाए आपका काम हो जाएगा। 7,900, 7,900, इसने क्या किया भाई? एमपीसी निकाला। अच्छा, इसे भी थोड़ा कंफ्यूज किया इसने, पर कोई बात नहीं, अपन तो सीधे निकाल ले खड़ा। हाँ, 11वां सवाल, डिस्कस ब्रीफली हाउ द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन यूजिंग द फॉलोइंग। देखो डिफ्लेशन इन्फ्लेशन के कितने सारे क्वेश्चन आ गए हैं। सरकार कैसे डिफ्लेशन की कंडीशन को सुधार सकती है? टैक्सेशन और गवर्नमेंट पॉलिसी। डिफ्लेशन है तो सरकार यहां पर डिक्रीज इन टैक्सेस कर देगी एंड इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर देगी। ये दो चीजें सरकार कर देगी, काम हो जाएगा। क्या करेगी? टैक्स कम करना और स्पेंडिंग बढ़ाना, यही बातें यहां पर की गई हैं। टैक्सेशन पॉलिसी रिड्यूस टैक्सेस, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी रेज पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, सिंपल सा काम है, वही एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। थोड़ी छोटी है, आपको थोड़ा सा बड़ा देना है। अगला सवाल, डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इफ एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एक्सेंट एग्रीगेट सप्लाई। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी अपन ने बोला था, इससे पहले अभी अपन ने सेम क्वेश्चन दिया था। ठीक है, देखो कहां गया, ये रहा। एक्सेंट एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन था, अब यहां पर क्या हो गया? एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन। सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो पिछले साल से इस साल में कुछ नहीं करा, उन्होंने डिमांड की जगह सप्लाई को बढ़ा दिया है। सिंपल सी बात है, अगर आपका एडी कम है, एडी लेस है, किससे? एएस ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, तो फालतू का स्टॉक पड़ा रहेगा, स्टॉक पड़ा रहेगा, स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ेंगे तो ले ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और ले ऑफ होने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, जो कि रिजल्ट में इनकम को अगले साल कम कर देगी। When extent aggregate demand is less than extent supply, it means that the household are planning to consume lesser than what firms expect them to. This will lead to unintended accumulation of inventories. ठीक है, इन्वेंट्री बढ़ जाएंगी, इसकी वजह से उसको डिजायर्ड लेवल पे लाने के लिए प्रोड्यूसर जो है वो आउटपुट कम कर देंगे। ठीक है, और बस इससे तो ये हो जाएगा, क्या है, आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होने की वजह से ले ऑफ होगा, एम्प्लॉयमेंट, वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड लास्ट सवाल, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम। चलो इसमें इक्विलिब्रियम निकालना है नहीं निकालना है।
टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम। पहले तो आपको इक्विलिब्रियम निकालना है, ई क्या है, यानी कि ई निकालने का मतलब है बताना है किस पॉइंट पे एस इक्वल टू आई होगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है, दूसरी निकालना है आपको सी निकालना है, कंजम्पशन निकालना है। तो बड़ा आसान है ये तो, सी बार प्लस 0 पॉइंट, पहले देखते क्या क्या है। ये गिवन है, इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है 4000। बड़ा आसान हो गया तो क्वेश्चन। देखो अपन को पता है कि जब इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट रहता है, अपन ने पढ़ा है। तो यानी कि कोई भी लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, कोई भी लेवल ऑफ इनकम हो, आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा 4000 ही रहेगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम या लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग इज इक्वल टू 4000। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, कंजम्पशन इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75 वाई है, तो सेविंग कितना हो गया, -200 प्लस 0.25 इंटू वाई। कोई सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था सी बार प्लस एमपी सी इंटू वाई, और ये फॉर्मूला आ गया -सी बार प्लस एमपी एस इंटू वाई। ठीक है, सिंपल हो गया। एमपीसी 0.75 है तो 0.25 हो गया। सेविंग 4000 करोड़ डाल दो, इज इक्वल टू -200 प्लस 0.25 इंटू ये, तो ये इधर गया तो 4200 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 4। पॉइंट हटाया, नीचे से आया 14 आ गया, तो यानी कि 4200 इंटू 4 इज इक्वल टू वाई। 0 0 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16800 इज योर डिजायर्ड इनकम। सिंपल, कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। 0.25 अपॉन 100 करा, ये कटा 1, ये कटा 4, ये 4 से जाके जुड़ गया। यानी कि हमारी जब सेविंग 4000 करोड़ है तो हमारी इनकम कितनी है, 16800 करोड़। और क्योंकि ये आई के बराबर है तो यही हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। तो पहली चीज तो आ गई, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी है, 16800 करोड़। करोड़ ही है ना भैया। ठीक है, अब आपको कंजम्पशन निकालना, तो कंजम्पशन निकालना बहुत आसान है, दिमाग मत लगाओ। y इज इक्वल टू सी प्लस एस एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, तो 16800 इज इक्वल टू सी प्लस ये 4000 तो हमें पता ही है, तो ये हो गया 12800 इज इक्वल टू सी। सिंपल सा बात, फोकट का काम। मतलब इससे आसान कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे आते हैं 3 3 4 4 नंबर के और बच्चे डर जाते हैं। चलो अंतिम सवाल इस चैप्टर का। अब तक अपन ने, वो देखो आंसर आ गया। अब तक अपन ने कोई भी ऐसा सवाल नहीं देखा जहां पर इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप की बात कही गई हो, तो ये अंतिम सवाल उसी से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर व्हाट डज केटी रिप्रेजेंट, डिस्कस टू फिस्कल मेजर। देखो फिस्कल मेजर बताने, पहले तो ये देखो ये क्या रिप्रेजेंट करना है, ये हमें बताना। और दो फिस्कल मेजर, पहली बात तो फिस्कल मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या करेगी, फिस्कल मेजर का मतलब होता है गवर्नमेंट। अगर बोले मॉनेटरी मेजर्स तो आरबीआई क्या करेगी, तो आरबीआई में तो अपन ने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव देखा ही है। ठीक है, तो यार गवर्नमेंट क्या करेगी, तो गवर्नमेंट के पास तो दो ही चीजें होती हैं, या तो सरकार टैक्स रेट पे बात करेगी, या फिर सरकार क्या करेगी, अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे बात करेगी। इन दो के अलावा सरकार के पास कुछ भी नहीं है काम। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कंडीशन क्या है। ये देखो, ये है तुम्हारा एक्सेंट यानी कि प्लैंड, और ये है तुम्हारा एक्सपोस्ट यानी कि एक्चुअल। तो मतलब हमने सोचा था कि डिमांड इतनी होगी पर डिमांड निकल गई इतनी, यानी कि ये बन गया है कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, बस आपको इन्फ्लेशनरी गैप सुधारना। ठीक है, क्या बन गया सर, दिस इज द कंडीशन दैट रिप्रेजेंट इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, आपको पॉइंट्स में लिखना है, ये तो हमने पैराग्राफ में लिख दिया क्योंकि वो आता नहीं फिर नीचे। ठीक है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया इसको, वरना पॉइंट्स में प्रॉपर्ली आपको लिखना है। ठीक है, दो फिस्कल मेजर जो इस सिचुएशन को सुधार पाएंगे, तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन है। एक्सेस डिमांड को सुधारने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, डिमांड ज्यादा है टैक्स को बढ़ा दो। ठीक है, तो इंक्रीज इन टैक्स कर दो। दूसरी चीज सर, अपनी स्पेंडिंग को थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है, ये रहा बी पॉइंट, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। हाँ, सिंपल हो गया। ठीक है,
सबसे पहला सवाल, इसके अंदर एमसीक्यू ज्यादा नहीं है, हमने एमसीक्यू को भी चेंज कर दिया क्योंकि एक ही प्रकार के जो एमसीक्यू थे उसको हमने मर्ज करके एक सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। आपको इनमें से रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट को क्लासिफाई करना है, यानी कि कौन सा रेवेन्यू है और कौन सा कैपिटल है। सबसे पहले बात करते हैं सर, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन। लोन पे जो इंटरेस्ट मिला है ये कौन सा रिसिप्ट होगा? ये सर होगा रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि इसके बदले में कोई भी लाइबिलिटी हमारी नहीं बन रही है। डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट, डिसइन्वेस्टमेंट किया है तो ये सर कैपिटल रिसिप्ट होगा क्योंकि एसेट कम हो रहे हैं। और फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, यूएसए गवर्नमेंट ने गर्ल एजुकेशन इंडिया को प्रमोट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट पैसे वगैरह दिए हैं, तो वो किस में आएगा सर? वो भी आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट की कैटेगरी के अंदर आ रहा होगा। देखें, इंटरेस्ट रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल था। चलिए अगला सवाल। ओके, तो चार्ट वाला सवाल, चार्ट वाला सवाल क्या कहता है? स्टडी द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली, एनालाइज द ट्रेंड इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड रूरल। रूरल डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट, पहले ट्रांसपोर्ट पकड़ते हैं और रूरल डेवलपमेंट ये। ठीक है, इन दोनों पे क्या ट्रेंड दिख रहा है? तो हमें सबसे पहले ट्रेंड दिख रहा है इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर दिख रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन पे सरकार ज्यादा खर्चा कर रही है, यानी कि मानना है कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट को ज्यादा प्रमोट कर रही है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर बात करें तो आपको जो आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है, ध्यान से समझना। आपका आंसर इन डेटा पे बैक होगा, आपका जो आंसर होगा वो डेटा बैक होगा, यानी कि इस डेटा का अपन इस्तेमाल कर रहे होंगे कि सरकार ने पिछले साल क्या किया, करंट ईयर में क्या किया। जैसे देखें कि 2020-21-22 में सरकार ने 2.29 लाख करोड़ रुपए खर्च करे रूरल डेवलपमेंट में, फिर वो बढ़ गए, फिर अभी सरकार ने रिसेंटली इसको कम कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट का जो स्कोप है डेवलपमेंट का वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा शिफ्ट हो गया, जो कि हमें ट्रांसपोर्टेशन से देखने को मिलता है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन में पहले 3.32 लाख है, फिर 3.90 लाख है और फिर 5.17 लाख करोड़ रुपीस सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन में लगाए हैं। यानी गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस सर्विस सेक्टर के ऊपर है और अलाइंड सर्विसेज को लेकर है, जहां पर वो ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है। ये हम इस चार्ट से इजीली देख सकते हैं। तो इसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इसमें एक डायल्यूटेड ट्रेंड हमें दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, देखो वही पूरा डेटा लेके यहां पर प्रोसीड किया गया है। ठीक है जी, अगला सवाल। सपोज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इज प्रेजेंटेड फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी। ठीक है, कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। हमें क्या निकालना है? हमें रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है और फिस्कल डेफिसिट निकालना है। पहले रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है सर? क्या होता है भाई? पहले फॉर्मूला तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा। हाँ, क्या बोले? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, इसे बिल्कुल सही, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये रहा 3700, रेवेन्यू रिसिप्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, पर ये टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट है, तो हम यहां बोलेंगे टैक्स प्लस नॉन टैक्स रिसिप्ट। ठीक है, टैक्स कितना है? चल बेटा, टैक्स सबसे ज्यादा आता है। हाँ, 2000 और ये तो 3200 और ये हुआ 3700, तो टोटल हो गया 500 करोड़ है। करोड़ है, ये लिखा हुआ। ठीक है, चलो ये आपका हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बात करें फिस्कल डेफिसिट की, तो देखो फिस्कल डेफिसिट अगर आपको बोरिंग गिवन है तो फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली बोरिंग हो जाएगा। क्या बोरिंग है यहां पर? नहीं है, तो नहीं है तो फिर अपना फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। जितना भी खर्चा हुआ उसमें से सारी कमाई को हटा दो। हाँ भाई, टोटल एक्सपेंडिचर देखें, एक तो ये हो गया और ये हो गया, ये तो अपने टोटल एक्सपेंडिचर हो गए, तो 3700 प्लस 500 माइनस टोटल रिसिप्ट। देखो ये 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 चार हो गई, तो कितना है? 1200, 2000, 145 और 120, यही है। तो 5 6 4 3 3 4 6 5। ठीक है जी, हाँ भाई,
तो 0 0 7 5 12 का 2 हासिल का 1 4200 माइनस 3465 5 3 11 हुए तो 6 और 1 7 735 देखें। हाँ क्या बात है, ये लो। ठीक है, ये देख लो कैसे इसको कैलकुलेट किया गया है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट अगर आपको डायरेक्टली बोरिंग गिवन है तो हम उसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर प्राइमरी डेफिसिट भी मांगता तो हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते, प्राइमरी डेफिसिट का भी खर्चा निकल जाता। ठीक है जी, सिंपल। आगे बढ़ जाए, चलो अगला सवाल। डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक प्रोविजन एंड पब्लिक प्रोडक्शन। देखो ये आपके कोर्स के अंदर नहीं है, ये और के अंदर सवाल आया हुआ था। ठीक है, तो आप इसको स्किप भी कर जाओगे तो भी चल जाएगा, बट इसलिए बता देता हूं। पब्लिक प्रोविजन का मतलब क्या होता है, जो सरकार हमारे लिए लेके आई है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में। जैसे हमारे कोरोना की वैक्सीन लगी, वो पब्लिक प्रोविजन के थ्रू आई हुई चीज थी। ठीक है, कि आपके लिए सरकार ने जुगाड़ करके लाया हुआ है। ठीक है, तो वो होता है पब्लिक प्रोविजन, जो गवर्नमेंट के थ्रू लेके आई जाती है ताकि पब्लिक जो है उसको फ्री में इस्तेमाल कर सके। जबकि पब्लिक प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन बाय गवर्नमेंट, प्रोडक्शन बाय गवर्नमेंट। यानी कि ये फ्री में नहीं है, ये बेसिकली आप सरकार ने बनाई है। जैसे मान लो गवर्नमेंट के तरफ से कोई एक मान लो स्टैचू बनाया, गवर्नमेंट की कोई ऐसा जुगाड़ कर रखा है, गवर्नमेंट ने ही कुछ बना के, पानी की बोतल मान लो सरकार ने बनाई। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो वाटर बॉटल जो है वो बनाई गई, तो वो फ्री में नहीं है आपको, बट बनाई सरकार ने। ठीक है ना, तो वो चीज अलग है। देखो इसके बीच में डिफरेंशिएट देख लेते हैं। पब्लिक प्रोविजन रेफर्स टू द गुड्स दैट आर फाइनेंस्ड थ्रू गवर्नमेंट बजट एंड कैन बी यूज विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट बाय पब्लिक। ठीक है, यानी गवर्नमेंट बजट के थ्रू फाइनेंस किया गया है और पब्लिक को एक भी पैसा उसका नहीं देना है। कोरोना वैक्सीन कह सकते हैं। वेयर एज पब्लिक प्रोडक्शन रिलेटेड टू द गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, ये वो है जो कि सरकार ने बनाए हैं, खुद ही प्रोडक्शन किया है उसका। ठीक है, ये बनाए नहीं, ये पैसा सरकार ने बनाने वाली कंपनी को दे दिया, पब्लिक को फ्री में कर दिया, जबकि यहां पर सरकार ने खुद ही सामान बनाया है। अगला सवाल। अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखो अब अगर आपको ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में नहीं पता तो भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगाएंगे सर, क्या लिखा हुआ उसको पकड़ते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि जो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको हम फायदा पहुंचाएंगे, ये बात है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर्स वेरियस बेनिफिट like reduce import export duty, incentive to investor, tax rebate etc। तो ये कौन सा गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंसेंटिव, इंसेंटिव की बात की गई है ना, टैक्स रिबेट तो ठीक है पर इंसेंटिव की बात की गई है। ठीक है, तो ये हमें यहां जो दिख रहा है सरकार के द्वारा अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है, किसको कितना अलोकेट करना है ये सरकार ही डिसाइड करती है, यही होना चाहिए। द हाईलाइटेड गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव विद द एलोकेशन फंक्शन, बिल्कुल सही है। ठीक है, द गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय ग्रांटिंग सब्सिडी, टैक्स रिबेट इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर सोशली बेनिफिशियल। Consequently, with the production link incentive scheme, the government seeks to fulfill socio-economic goals and enhance national output and employment opportunity। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अपनी लाइन लिखनी है। ठीक है, बस आपका मेन काम है कि आप ये पता लगा ले कि भैया कौन सा ऑब्जेक्टिव यहां पर आ रहा है। अगला सवाल। अब बजट कैन बी डेफिसिट, सरप्लस और बैलेंस, डू यू एग्री? बोलिए। बजट तीनों हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है, सरप्लस हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, बिल्कुल सही बात है सर। यस, द बजट कुड बी ऑल थ्री। बैलेंस भी हो सकता है, कब हो सकता है? जब टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रिसिप्ट हो। सरप्लस भी हो सकता है जब टोटल एक्सपेंडिचर इज लेस देन टोटल रिसिप्ट हो। सर डेफिसिट भी हो सकता है व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट हो। ठीक है जी, बिल्कुल सही है सर। बजट तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। सब बजट कैन बी डेफिसिट, बैलेंस और सरप्लस, डिपेंड्स अपॉन टोटल रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर। बैलेंस बजट कब है? जब टोटल रिसिप्ट इक्वल टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर वो लिख देना टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रिसिप्ट। ठीक है, सरप्लस भी ऐसे ही और डेफिसिट भी ऐसे ही। ये हमने आंसर को छोटा करके आपको दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको लिखना क्या है। ठीक है, और लिखना कैसे है वो तो अपन वीडियो बना ही देंगे।
ओके, एलैबोरेट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का एक फंक्शन होता है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेकर आना, इसको आपको समझाना है। ठीक है, ये ज्यादा नंबर का नहीं आता है, ये ज्यादा से ज्यादा आपका 2 नंबर का आएगा, वो भी पार्ट्स के अंदर, मतलब एक मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 2 पार्ट करके इन्होंने दे दिया है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो आप समझा सकते हैं बहुत इजीली कि गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की कंडीशन को सुधारने के लिए अपना बजट निकालती है। देख लो, सीधा पॉइंट है, 5th नंबर पॉइंट है गवर्नमेंट बजट, सॉरी 5th या 4th। हाँ, the government may need to collect the fluctuation income, employment and prices in the economy. These may depend upon the level of aggregate demand, which in turn depend upon the spending decision of household and firm. To stabilize the economy, गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सुधारने के लिए टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग हटाती है अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये आपका, इसको एक्सप्लेन बड़ा करना चाहो तो एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूज केस में ला सकते हैं। यू कैन डू दैट टू। समझ में आ गया? क्लियर है? अगला सवाल। In the recent time, the government of India has incurred a lot of expenditure on acquisition of indigenous defense under the Make in India program. तो डिफेंस आइटम और मेक इन इंडिया प्रोग्राम, दो चीजों के बारे में बात की गई है। Identify and discuss 2 types of budget expenditure that which may be undertaken by the government as suggested in the above statement। तो सिंपल है यार, हमको क्या बताना है, 2 प्रकार के बजट एक्सपेंडिचर। तो 2 ही प्रकार के बजट एक्सपेंडिचर आपने कोर्स के अंदर पढ़े हैं, कौन कौन से? कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि सर हम खर्चा कर रहे हैं, ऐसा खर्चा कर रहे हैं जिससे आइदर इट क्रिएट्स एन एसेट और रिड्यूस अ लाइबिलिटी। तो बेसिकली आप डिफेंस इक्विपमेंट में अगर खर्चा कर रहे हो तो एसिड बन सकते हैं आपके। ठीक है, और मेक इन इंडिया में चला रहे हो तो इसके अंदर तो एसिड बन रहे हैं, बाकी मेक इन इंडिया में आपकी को दोनों में से कुछ भी नहीं सुधरेगा, यानी कि नॉट इंक्रीज, डज नॉट इंक्रीज एसेट एंड नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी। ठीक है, तो बस यही 2 को आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है इसका ज्यादा यूज केस आएगा भी। 2 types of budget expenditure on the acquisition of indigenous defense under Make in India program which may be undertaken by the government are as follows: capital expenditure और revenue। कैपिटल करते हैं तो एसेट बन जाएगा और नहीं करते तो वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, अगला, the government provide essential food items like food grain almost free to the families below poverty line। क्या है ये? आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। बिलो पोवर्टी लाइन, गरीबों को फ्री में खाना देना है, यहाँ से टैक्स और सब्सिडी का वर्कशीट आ जाएगा, तो ये हम डालेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी में। रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी में देखो 5 ही ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट के, आप कुछ 5 से 6 नहीं कर सकते, तो उसी में से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो कौन सा है सर? ये रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी है। द गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सही बात है, एज इंडिकेटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। अब आप डिस्ट्रीब्यूशन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या है इनकम, और जो ये है इन इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, उसको सुधारने के लिए सरकार करती है। तो गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस इन इक्वालिटी ऑफ इनकम through taxes and public expenditure and can impose tax on rich, reducing their disposable income, and it can spend on free goods and services like food grain। ठीक है, कौन आ गया भाई? To the families below poverty line to ensure their welfare and standard of living। अगला सवाल, हाँ भाई, स्टेट whether the following statement are true or false and give valid reason। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है, बताने हैं ये सही है या गलत है। सीबीएसई 2022 का सवाल है। हाई रेट ऑन इनकम on higher income group aims at achieving reallocation of resources। हाई टैक्स रेट लगा दे अपन हाई इनकम ग्रुप पे तो ये रीअलोकेशन की कैटेगरी में आता है? नहीं भैया, नहीं आता। अबे ये तो पढ़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो पढ़ा, तो ये रीअलोकेशन नहीं है भाई साहब, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, बिकॉज इट कम्स अंडर रीडिस्ट्रीब्यूशन। बोरोइंग आर द रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं भाई, बोरोइंग तो कैपिटल रिसिप्ट होती है, फॉल्स। बोरोइंग तो कैपिटल रिसिप्ट होती है। और तीसरा,
फिस्कल डेफिसिट विल ऑलवेज लीड्स टू इन्फ्लेशन। नहीं यार, ऑलवेज नहीं कह सकते, नहीं ऑलवेज नहीं कह सकते। देखो फिस्कल डेफिसिट मतलब इन शॉर्ट बोरिंग, बोरिंग करने से हमेशा इन्फ्लेशन आएगा, ऑलवेज वर्ड गलत है। जनरली वो इन्फ्लेशन लीड करता है, पर ऑलवेज नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने बोरिंग करी और बोरिंग से आपने इतना अच्छा उसका इन्वेस्ट कर दिया कि आपका रिटर्न 2 गुना 3 गुना आ गया, तो वो इन्फ्लेशन नहीं हुआ, कंडीशन और सुधर गई। तो ये तीनों ही फॉल्स हैं मेरे हिसाब से। पहला फॉल्स, दूसरा तीसरा भी फॉल्स है। देखो तीसरे में पॉइंट है, पहले तो समझ गए, इफ द बोरिंग आर टू बी यूज फॉर सम डेवलपमेंटल पर्पसेस, कोई अच्छे बेहतर डेवलपमेंट पर्पस पे ले गए, तो हो सकता है कि वो इन्फ्लेशन की कंडीशन को ना लेके आए। जनरली तो वो देखो लिखा हुआ भी है इसमें, हाउ एवर इन अदर केसेस इट मे बी इन्फ्लेशनरी, जनरली ये इन्फ्लेशनरी होता है, बट ऑलवेज वर्ड इस्तेमाल करना वो एक अच्छी कंडीशन नहीं है। अंतिम सवाल होगा ये, अंतिम ही है ना? हाँ अंतिम ही है। अंतिम सवाल, the government of the country cannot have fiscal deficit without the existence of revenue deficit. The government of the country cannot have fiscal deficit without लिखते फॉर्मूला लिखते रहो। रेवेन्यू डेफिसिट क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। और फिस्कल डेफिसिट क्या हुआ? एक तो बोरिंग होगी, उसको हटाते हैं, उससे तो कुछ पता नहीं लगेगा। टोटल एक्सपेंडिचर तो ऐसे लिखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, इसमें एक्सक्लूडिंग बोरिंग होगा, है ना? ये फॉर्मूला है। अब समझेंगे इसको एक बार। देखो इसने बोला है कि जब तक ये नहीं होगा ये नहीं हो सकता। एक बार को मानते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट 0 है, घटा, तो भी तो हो रहा है यार। कैपिटल व्हेन कैपिटल, हाँ हो रहा है ना, बिल्कुल सही हो रहा है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन कैपिटल रिसिप्ट है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहला तो ये कंडीशन है ही, ठीक है, बिल्कुल है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ जब रेवेन्यू डेफिसिट नहीं भी है तो भी हो सकता है, तो फिर है ना कि मान लो अपन ने रेवेन्यू डेफिसिट नहीं आ रहा, अपन फायदे में, फिर भी कैपिटल खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा बोरिंग ले, तो भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सही है, हाँ दोनों कंडीशन लिखी हुई है। इन द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिफ्यूटेड बाय एज द फिस्कल डेफिसिट कैन एग्जिस्ट विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट। देखो कैपिटल बजट इज इन डेफिसिट, कैपिटल बजट जो है वो डेफिसिट में, सीधी सी बात है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। मतलब बैलेंस रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट ओके है, मतलब 0 रेवेन्यू डेफिसिट है फिर भी हो रहा है। कैपिटल बजट इज इन डेफिसिट इन ग्रेटर प्रोपोर्शन टू द सरप्लस रेवेन्यू बजट। ठीक है, वो सरप्लस में चला गया तो भी अपन ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अपना कैपिटल बजट ज्यादा डेफिसिट के अंदर है। ठीक है, दोनों कंडीशंस अपनी ओके है। सबसे पहला सवाल, एज पर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई डेटा ऑफ 9 जून 2023 देयर वाज अ नेट सेलिंग ऑफ 309 करोड़ बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। 309 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट वापस ले गए वो ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। ये बीओपी में कहाँ आएगा? देखो पैसा बाहर गया तो डेबिट में आएगा, और कहां से गया है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, तो आंसर होना चाहिए डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट। डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। बड़ा सिंपल था, पैसा गया तो डेबिट और कैपिटल अकाउंट से गया है, तो डेबिट ऑफ कैपिटल अकाउंट। सरप्लस ऑफ बीओपी रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ, बीओपी में सरप्लस है, बीओपी में बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस है, तो क्या बताता है वो? एक्सेस ऑफ, ठीक है, डी ऑटोनोमस रिसिप्ट ओवर ऑटोनोमस पेमेंट। देखो सीधी सी बात है, बीओपी पूरे बीओपी में सरप्लस है ना, तो बीओपी में सरप्लस दो प्रकार से आइटम होते हैं, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस जो अपनी इच्छा से किए हुए, अकोमोडेटिंग जो मजबूरी में किए हुए। तो सरप्लस तो भैया इच्छा से ही हो रहा है फिर, ठीक है, मजबूरी में तो बैलेंस बिठाया जाता है। तो यहाँ पर सरप्लस होने का मतलब है कि भाई बहुत बढ़िया तरीके से ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन में पैसा बना है, तो ऑटोनोमस रिसिप्ट जो है वो ज्यादा होंगी ऑटोनोमस पेमेंट से, डी होना चाहिए भाई।
डी है, ऑटोनोमस रिसिप्ट इज ग्रेटर देन ऑटोनोमस पेमेंट। तीसरा सवाल, सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी शोज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 500 रुपए। फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव, 500 रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि इनपुट या पैसा जाना और आने में 500 रुपए का डिफरेंस। सिंपल भाषा में बोले तो एक्सपोर्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू 500 रुपए। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट दे रखा है आपको 1200 रुपए, ये लो। और ट्रांसफर पेमेंट का तो कोई काम ही नहीं होता बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं, ये बीओटी में तो काम नहीं आएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज इंपोर्ट, तो बस सिंपल है, तो ये लो इंपोर्ट, इधर गया 700 रुपए। इनपुट ट्रांसफर पेमेंट आपके यूनिलेटरल में आएगा, ठीक है, इसमें नहीं आएगा, बीओटी में नहीं आता ट्रांसफर पेमेंट, है ना, तो 700 होना चाहिए आंसर, सी 700। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज नॉट वन ऑफ द मेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इनमें से कौन सा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मेरिट नहीं है। फिक्स मतलब वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, तो स्टेबिलिटी, तो ऑब्वियसली बात है फिक्स्ड में स्टेबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर ओवर वैल्यूएशन, ये नहीं होता। फिक्स्ड है ना, तो अंडर ओवर वैल्यूएशन कैसे होगा, वैल्यूएशन फिक्स रहेगा, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं, प्रिवेंट स्पेकुलेशन, ये भी सही है। कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बिकम कन्वीनियंट, ये भी सही है। जब फिक्स रहेंगी सारी की सारी चीजें तो कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होगा, स्पेकुलेशन भी बचेगा और स्टेबिलिटी भी रहेगी। और ये जो चौथा मतलब बी पार्ट इन्होंने बोला है अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन, ये नहीं होगा। इससे बचने के लिए ही स्टेबिलिटी लाने के लिए फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को लाया गया था, ठीक है। पांचवा सवाल, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट मतलब स्टॉक का पैसा बाहर जा रहा है, या सिंपल भाषा में बोले या तो हमारे आदमी ने बाहर इन्वेस्ट किया है या फिर वही फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट बाहर पैसा ले गए हैं। तो इंडियन सेंडिंग रेमिटेंस फ्रॉम इंग्लैंड, नहीं नहीं पैसा आएगा इससे तो। और इन्वेस्टिंग इन एसेट ओवर, हाँ हाँ अब्रॉड बाय इंडियन से सही है। अमेरिकन कंपनी परचेजिंग शेयर, तो इससे तो पैसा आता है, लेके चली जाए तो बात अलग है। एक्सपोर्ट इससे पैसा आता है, ये तीनों से तो पैसा आ रहा है। करेक्ट आंसर होगा आपका बी, इन्वेस्टिंग इन एसेट अब्रॉड बाय इंडियन, इंडियंस ने बाहर किसी एसेट में पैसा डाल दिया है, ठीक है। एसेट मतलब मशीन वगैरह नहीं मानेंगे, वो कैपिटल एसेट ही होंगे। छठा, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, बड़ा सिंपल सवाल है। फिक्स और फ्लेक्सिबल के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना है। तो फिक्स का मतलब आपको पता ही है, वही पैगिंग, इसमें बताना पैगिंग क्या होता है, एंड पैरिटी वैल्यू, इन दो चीजों को बताएंगे जहां पर करेंसी की वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती है, फिक्स रहती है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम में जहां पर फ्री फ्लो फ्लक्चुएट होती है और डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन की कंडीशन बन जाती है, ठीक है, यानी कि डिमांड और सप्लाई जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है, ठीक है। उसके अंदर गवर्नमेंट स्टेबलाइज करती है सब चीजों को, इसके अंदर डिमांड और सप्लाई फॉर मार्केट फोर्सेज जो है फ्लक्चुएट करते हैं, वही सेम चीज। सातवां, accommodating transaction are undertaken to maintain the stability in BOP, justify या कमेंट करना, जस्टिफाई करना, ठीक है। तो अकोमोडेटिंग आइटम जो होते हैं वो बीओपी में बैलेंस मेंटेन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो दो प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं, वापस रिपीट कर देता हूं। एक होता है तुम्हारा ऑटोनोमस, एक होता है अकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस का मतलब होता है इच्छा से किए हुए, तो आपने इच्छा से एक्सपोर्ट करा, इंपोर्ट करा, उससे डेफिसिट आ जाता है, कमी आ जाती है कभी कभी। तो उस कमी को मेंटेन करने के लिए हम अकोमोडेटिंग आइटम करते हैं, यानी कि एक तरीके से लोन लेने का काम करते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो आइटम है ये मेंटेन स्टेबिलिटी के लिए होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ स्टेबिलिटी रखने के लिए किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, अकोमोडेटिंग आइटम्स आर डन या हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द बीओपी, क्योंकि ऑटोनोमस से जितना डेफिसिट हो रहा है उसको सुधारते हैं। देखो अकोमोडेट ट्रांजेक्शन आर कॉमनली अंडरटेक टू मेंटेन स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। अकोमोडेट ट्रांजेक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इकोनॉमिक मोटिव, इसमें कोई इकोनॉमिक मोटिव नहीं होता, जो पुराना डेफिसिट है उसको सुधारा जाता है। दीज ट्रांजेक्शन आर डिटरमाइंड बाय द नेट रिजल्ट ऑफ ऑटोनोमस, मतलब ऑटोनोमस में जो नेट रिजल्ट आया, मतलब उससे नुकसान या फायदा हुआ, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको नलिफाई करने के लिए हम ये ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ द नेशन,
डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट होता है? हाँ होता है, ये तो अपन ने किताब में भी दिया है। एक मिनट रुको, निकालने दो मेरे को। ये तो अपनी खुद की किताब में दिया है ना अपन ने। हाँ ये दिया है मैंने, अरे पूरा प्रॉपर यही चीज की एक्सप्लेनेशन दी है। रुको कहाँ गया, पेज नंबर 101, 101। ये देखो ये रहा, डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, और करेंसी डेप्रिसिएशन के साथ अगले ही पेज पे इफेक्ट ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपोर्ट, सेम 2024 में आता है सवाल। ठीक है, कि करेंसी डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट होता है। कैसे होता है, बड़ा सिंपल है, समझो इसको। मान लीजिए $1 इक्वल टू 82 रुपीज है, इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो $1 इक्वल टू 84 हो गया। तो जो व्यक्ति पहले $1 लेके आ रहा था और भारत से 82 रुपीज का सामान खरीद रहा था, वही व्यक्ति वही सेम डॉलर लेके आएगा, पर अब ₹2 का एक्स्ट्रा सामान उसको खरीदने को मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा खरीदेगा। तो फॉरेनर जो है वो ज्यादा सामान खरीदेगा, क्योंकि सेम अमाउंट में उसको ज्यादा सामान खरीदने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, उसके लिए गुड्स चीप हो जाएंगे तो वो और सामान खरीदेगा, मतलब करेंसी के डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जब ये सरकार करती है उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं, है ना। हमारे जो थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी किया था एक काम। स्टेट द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम विद द हेल्प ऑफ बीओपी। ठीक है, ये अपन ने ऑलरेडी समझा दिया है, मैं वापस इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आप देख रहे हो कंसिस्टेंटली आए हैं, 2022 में भी, 2023 में भी, 2024 में भी, तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है ना, लगातार आते हैं ये वाला सवाल, क्योंकि बीओपी में ज्यादा कुछ है नहीं। एमसीक्यू में आ जाएगा तुम्हारा, किस साइड आ जाएगा, और ये ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग में पूछ लेते हैं। तो बड़ा सिंपल है, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग को समझाना है। तो ऑटोनोमस जो अपनी इच्छा से किए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ले लो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मर्चेंडाइज, कोई भी सामान मंगाया। और अकोमोडेटिंग मतलब लोन लेना, ठीक है, ताकि हम कंडीशन को न्यूट्रलाइज कर सके। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर दो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी। मतलब बीओपी की किस अवस्था में वो नहीं देखा जाता, ये सिर्फ किए जाते हैं। दे आर जनरली टेक्स प्लेस फ्रॉम इकोनॉमिक मोटिव, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट ऑफ गुड या इंपोर्ट ऑफ गुड। जबकि अकोमोडेट ट्रांजैक्शन वो है जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के द्वारा ही किए जाते हैं, ताकि बीओपी में जो है सरप्लस या डेफिसिट बना पाए। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट टू इकोनॉमिक मोटिव होते हैं, यानी किसी प्रकार के इकोनॉमिक मोटिव से नहीं किए जा रहे हैं, ये बस इसलिए किए जा रहे हैं ताकि कंडीशन को सुधारा जा सके। ठीक है, जैसे एग्जांपल लोन टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू कवर द डेफिसिट इन बीओपी। 10वां, ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ द कंट्री इज फेसिंग सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। अच्छा सवाल है। हाँ भैया बताओ, डिफेंड और रिफ्यूट करना है आपको, डिफेंड करना है या उसको अपोज करना है, क्या करोगे बोलो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझेंगे कि अगर हमारे को करंट अकाउंट में डेफिसिट है, करंट अकाउंट में डेफिसिट है होने का मतलब क्या है, करंट अकाउंट के अंदर मनी आउट ज्यादा हुई है और मनी इन कम हुई है, तो ये माना जाएगा कि ये डेफिसिट जो है वो ट्रेड की वजह से है। क्या ये बात हर बार सही है? तो मेरा जवाब होगा नहीं है भैया, क्योंकि देखो इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम यानी सर्विसेज, और तीसरा यूनिलेटरल आइटम्स यानी कि गिफ्ट वगैरह। तो ये हो सकता है ना कि भाई ये तो ओके हो, ये तो हो सकता है कि बीओटी में मान लो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर है, डेफिसिट इनविजिबल आइटम की वजह से है या डेफिसिट यूनिलेटरल, दोनों में से कंडीशन हो सकती है। तो दिस इज रॉन्ग। The given statement is refuted. The current account deficit is a broader concept, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इसके अंदर विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल तीनों आते हैं। ठीक है, तो इट मे बी पॉसिबल कि यहां पर विजिबल में कोई डिफरेंस हो, इनविजिबल में हो या यूनिलेटरल में। तो ये कंडीशन तीनों वजह से आ सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से ही ये वाली आए, यानी कि सिर्फ बीओटी की वजह से ही गड़बड़ हो। ठीक है, देन विद नेगेटिव बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर आल्सो हम करंट अकाउंट डेफिसिट देख सकते हैं। सही बात है, ठीक है, अच्छा है। इवन इफ द कंट्री है ट्रेड सरप्लस, भले कंट्री में ट्रेड का सरप्लस है तो भी डेफिसिट दिखता है। द बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस इन अकाउंटिंग सेंस, डिफेंड और रिफ्यूट। बीओपी जो होता है वो हमेशा बैलेंस करना होता है, ये मैंने आपको बताया भी था जब अपन ने वन शॉट करी थी, नहीं देखी तो जाके देख लेना कि बीओपी जो होता है उसको
हमेशा बैलेंस ही किया जाता है, क्योंकि बीओपी जो है वो फंडामेंटल रूल पे बनाया हुआ है। वो फंडामेंटल रूल है डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्या है? डबल एंट्री पे है। डबल एंट्री मतलब जितना आउट जाएगा उतना ही इन लाना पड़ेगा, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट करना पड़ेगा। सो कुछ भी हो जाए हमें बीओपी को बैलेंस करना ही पड़ता है। अगर नुकसान भी हो रहा है तो लोन लेके उसको सुधारिए, पर इट शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, देख लीजिए कौन करता है ये, मॉनेटरी अथॉरिटी फिर करके सुधार देती है। अगला, डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 1 नंबर का सवाल था पर इसने पूरा लोगों का दिमाग घुमा दिया था। 2 टर्म्स यहां पे लिखी हुई हैं, डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड एंड सर्विसेज, और दूसरी है डोमेस्टिक डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन दोनों के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताना है। 2 नंबर में सवाल आ सकता है। हाँ भाई, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा है डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों में फर्क है क्या? बिल्कुल फर्क है सर। देखो, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज को बोलो, इसको अलग करो। डिमांड फॉर किसकी मांग है? डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, यानी भारत के अंदर जो बना है उसकी डिमांड। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर जो सामान बनाया है इंडिया की कंपनी ने, उसकी डिमांड। जबकि डोमेस्टिक डिमांड, इसको अलग करो, ऑफ गुड्स एंड सर्विस से, यानी कि भारत के लोगों की डिमांड, के लोगों की डिमांड। अब भारत के लोग तो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, हो सकता है वो डोमेस्टिक गुड मांग रहे हो या फिर फॉरेन गुड मांग रहे हो, दोनों में से कुछ भी मांग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं इंडियन हूं, मैं तो हूं इंडियन, ठीक है, और मुझे चाहिए एप्पल का कोई प्रोडक्ट, तो वो इसमें नहीं आएगा, वो इसमें आएगा। क्यों? डोमेस्टिक डिमांड, में यही का आदमी हूं भैया, मैं यही का आदमी डिमांड कर रहा है किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। हो सकता है वो यहाँ के चीज की या फिर बाहर की चीज की, तो मैं बाहर की चीज की कर रहा हूँ। डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज मतलब भैया मैं डिमांड कर रहा हूँ किसकी? टाटा की किसी गाड़ी की। तो ये क्या हुआ? डिमांड कर रहा हूं डोमेस्टिक गुड की, यानी कि भारत के बने हुए सामान की। अच्छा सवाल है, काफी इजी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। चलो देखो इसका आंसर। The demand for domestic goods is the sum total of demand of goods and services by both domestic and foreign country। ठीक है, तो ये तो सीधी सी बात है भाई, डोमेस्टिक गुड की डिमांड मैं भी कर सकता हूँ, दुनिया का कोई आदमी कर सकता है। जबकि डोमेस्टिक डिमांड मतलब भारत के ही लोग, और भारत के लोग डिमांड कर रहे हैं या तो इंडियन गुड की या फिर फॉरेन गुड की। चलिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट सरप्लस। बहुत इजी सवाल, सिंपल सवाल। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट में डेफिसिट आना मतलब डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। करंट अकाउंट सरप्लस मतलब डेबिट साइड इज लेस देन क्रेडिट साइड। इसके तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, जिसमें 3 पार्ट आते हैं, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल। ठीक है, इन तीनों को अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो तीनों को एक्सप्लेन कर देना, छोटा है तो छोटा सा बता देना। देख लो, करंट अकाउंट डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर ओवर रिसिप्ट। ठीक है, तो डेफिसिट है मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, पेमेंट ज्यादा है और रिसिप्ट कम है, जबकि सरप्लस में अपोजिट आ रहा होता है। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा का पूरा मैक्रो यहां पर हो जाता है समाप्त।